तो नाज़रीन, लाहौर शहर जिसे बागों का शहर भी कहा जाता है, ये इस वजह से भी मुमताज़ है कि यहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और वो कॉलेजेस मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अंदर एक तारीख़ भी रखते हैं, एक कल्चर भी रखते हैं। और उनके जो फारुगुल तहसील तलबा हैं वो पूरे पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का नाम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमारे पास जो आज एक गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक उसी से है। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसे एशिया की बेहतरीन और सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसकी ये वाइस चांसलर हैं। 1.5 साल कबल इन्होंने मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर का ओहदा संभाला। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं, PhD हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अपनी उसके लिए इंतखाब किया। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से फारिगुल तहसील हैं और इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ात जो हैं वो भी इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। ISCO फॉर साइंसेस की चेयरपर्सन है, तमगा इम्तियाज़ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज में भी गोल्ड मेडल है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है और बहुत कुछ है। और इससे बढ़कर क्या होगा कि एक यूनिवर्सिटी जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी है और जहाँ पर हर शोबे में ख़वातीन को ट्रेंड करके बाहर निकाला जाता है, उसकी वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका और आपके वक्त का। बहुत सारी इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव और क्या विजन लेकर अब ये यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रही हैं। और आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि आज के प्रोग्राम में अच्छी बात तो मैं हमेशा से ही करती हूँ आपसे शेयर, और आज हमने वासिफ़ अली वासिफ़ जैसे ऐसा अजीम नाम जिनकी किताबें और तसव्वुफ़ पर जो लिखा है उन्होंने वो पढ़ा भी जाता है, माना भी जाता है, उनकी मैंने कोट आपके साथ शेयर की। और आज हमारे साथ साहबजादा काशिफ महमूद साहब मौजूद हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के साहबजादे हैं, रिसर्चर भी हैं, राइटर भी हैं, इशारती इदारे के ये काशिफ पब्लिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेहतर तरीके से अपने वालिद की पर्सनालिटी को इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, उनके विजन को, उनकी सोच को कोई नहीं बता सकता और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी अच्छी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमें ऑनर बख्शा। सर, इतने बड़े बाप के बेटे होना, ये कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है आपको? और फिर लोग जब आपको मिलते हैं तो फिर तो वो यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि फिर आपकी भी सोच और आपके भी अल्फाज वही हो जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के थे। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये जिम्मेदारी भी है, ऑनर भी है। और अगर वैसा फरमाया करते थे कि देखो, अगर बेटा भी उसी सफ़ में खड़ा हो जिसमें आपके चाहने वाले या सीखने वाले आपसे खड़े हुए हैं, तो बेटे को पहले देख लिया जाता है। लेकिन अगर बेटा उस सफ़ में ही ना खड़ा हो तो फिर किस तरह का वो बेटा है? यानी कि बाप का जो इल्म है वो विरासत में अगर बेटे के पास नहीं आया तो फिर आपका DNA तो मैच कर रहा है, लेकिन आपका वो इमेज नहीं बनता कि आप उस चीज़ के साथ कहीं पे अपना कनेक्शन शो करें। तो ये मेहरबानी की बात है कि वासिफ़ के विसाल से पहले भी मुझे ये सादत मिली कि मैं उन महाफिल में बैठा जिन महाफिल में अशफाक साहब बैठते रहे, मुन्नू भाई बैठे हैं, रामे साहब बैठे हैं, एजाज बटालवी साहब, बड़े बड़े लोग नाम बैठे हैं। और उन सवालात को और उन कैफियत को मेरा लड़कपन था, लेकिन मैं उसको और उसकी सीरियसनेस को मैं महसूस करता था। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई साहब घर में कैसे थे? तो मैं कहता हूँ कि जैसे वो महफिल में होते थे वैसे घर में होते थे। जैसे आप उनको बुक्स पढ़ के आप महसूस करते हैं, वो वही भाई साहब हैं जो घर में भी होते थे। मतलब कभी लोगों का तासुर होता है ना कि ये लिखने में या पढ़ने में एक शख्सियत का जो इमेज नज़र आता है, बाज़ का ज़िंदगी जो है वो उससे थोड़ी सी हटके होती है। लेकिन ये फुकरा की फिर बात होती है कि वो अंदर बाहर उनका ज़ाहिर बातिन एक जैसा ही चल रहा होता है। जो वो कहते हैं वो करके दिखा रहे होते हैं, जो वो करके दिखा रहे होते हैं वो कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अज़ दिल खेज़त बर दिल रेज़त, कि दिल से निकलती है तो असर रखती है। और ये बड़ी यूनिक बात होती है कि ज़िंदगी में कहा और किया और सुना पढ़ा एक हो, बहुत मुश्किल ये बात होती है। तो ये आपने सब कुछ करके दिखाया। बस फरमाते थे कि देखो, जो सोच वालों की दुनिया होती है ना, ये दुनिया वालों की सोच से बहुत अलग होती है। तो ये बड़ा फ़र्क होता है इसके बीच में। ये लोग ज़रा हट के आते हैं, एक अलग सोच इनको अल्लाह की तरफ से मिलती है, और वो सोच इसलिए होती है कि इससे मखलूक खुदा की खिदमत हो। आप फरमाते थे कि इल्म जो है ना, ये नूर उस वक्त बनता है जब ये खल्के खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो, पर्पस हो ना इसका, कोई पर्पस हो इसका। तो जब वो मखलूक खुदा के लिए जब वो सर्फ हो रहा होता है, तो फिर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो फिर आपके विसाल के बाद भी आपको मिल रहे होते हैं। कि अगर आपने किताब लिखी है
और वो उस किताब से नेकी फैल रही है, तो जब तक वो नेकी किताब पढ़ी जाएगी उसकी नेकी जो है वो उसको मिलती जाएगी। एक तो हमारा होता है ना कि हम लोग तालीम हासिल करें, डॉक्टर साहब भी बैठी हुई हैं, जानते हैं कि हमारे तालीम के अंदर ये जो ख्याल की दुरुस्तगी वाला काम है या जो रूह की इस्लाह या उसकी रिपेयरिंग का जो काम है ये बहुत कम होता है। ये इसकी ज़रूरत होती है लोगों को। काशिफ साहब, थोड़ा सा अगर आप ट्रेंड्स को नोट करें या सोशल मीडिया को नोट करें, जब ये सोशल मीडिया का बूम भी आया तो हमने नोट किया कि वासिफ साहब हो गए, अशफाक अहमद साहब हो गए, ये यंगर जनरेशन में एकदम पॉपुलर बहुत ज़्यादा हुए। हालांकि दोनों दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी राइटिंग्स और इनके सर्कल्स और इनकी डिस्कशन सर्कल्स में लोग इनको, स्पेशली यंगर जनरेशन, अब फॉलो भी करती है, पढ़ती भी है। क्या समझते हैं आप, वो क्या बुनियादी वजह है कि एकदम जो है वो फॉलोइंग और या फ़ैन फॉलोइंग आप कह रहे हैं वो ऐसी शख्सियात की बढ़ना शुरू हो गई? बिकॉज अब तो लोग शेयर भी करते हैं ना कोट्स वासिफ साहब की बहुत ज़्यादा, अशफाक साहब की। ये जैसे जैसे बहुत ज़्यादा हजूम होता जा रहा है वैसे वैसे ज़हनी इंतशार भी बढ़ता जा रहा है और लोग कहीं ना कहीं इसके हल के लिए फिर ढूंढना भी शुरू हो गए। ये जब हम बात करते हैं कि ये लोग जो है ना जी, ये सूफिया हजरात जो होते हैं ये बहुत प्रोग्रेसिव सोच के मालिक होते हैं जी। और ये वो ऐसे नहीं है कि बहुत पुरानी सोच लेके चलें। बस सबका एक फ़िक्रा मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। आप फरमाते थे कि अपनी औलाद को तालीम दो जदीद ताकि वो रिस्क कमा सके और उनको दीन दो कदीम ताकि वो गुमराह ना हो। अब ये दो एंगल्स हैं देखने वाले कि आपने जदीद तालीम भी देनी, जो हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल चीज़ें हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के हैं, हम सब यूज़ करते हैं। मतलब नेकी फैलाने के लिए आप कोई जगह छोड़े ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जी हम दीन की कैसे खिदमत करें, ये क्या कर सकते हैं? आपने कहा जैसे दुनियादार दुनिया कमाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, इस तरह से दीनदार नेकी कमाने के लिए कोई मौका ना छोड़े। तो ये सब हमने मुझे ख़ुद याद है, ये 2004 में शायद यूट्यूब कभी आई थी पाकिस्तान में पहली दफ़ा, तो मैंने वो वेबसाइट देखी तो मैंने कहा ये तो बहुत मज़ेदार काम है और मैंने उसके ऊपर वो पहला नाम वासिफ अली वासिफ लिखा। तो उस वक्त यूट्यूब के अंदर एक नाम भी वासिफ अली वासिफ का मौजूद नहीं था। मैंने एक चैनल बनाया और उस वक्त वो आबदा परवीन का, वाइस साहब का जो कलाम है, मैं नारा मस्ताना मैं शोखी रिंदाना, वो उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने एक अपलोडिंग कर दी। मैंने देखा कुछ दिनों बाद उसके व्यूज़ आने शुरू हो गए, लोगों ने उसको देखना शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आ गया है कि आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी नाम लिखें तो पेजेस के पेजेस खुल जाते हैं जो भरे में। स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं। तो हमने भी फिर वेबसाइट्स बनाई, हमने फेसबुक बनाया, इंस्टा बनाया, यूट्यूब बनाया, जो हमें मिल सकता था हमने PDF के ऊपर काम किया। अब हम ई-बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर हम ऑडियो बुक्स के ऊपर अब काम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मौजूद है आपका काम है। वो कहते हैं कि बस बीज डाल दें, माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे ते मालिक दा कम। सब आपका काम है, ये भी सदका जारी है। आप फिर मुझे बताइएगा, ये जो बात मैं कर रही हूँ, वासिफ साहब की स्टडीज़ के अंदर इस यंगर जनरेशन को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ उन्होंने कहा है? बहुत पसंद करते थे अपनी महफिल में नौजवानों को। उस दौर की भी जो उस वक्त ताज़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सिविल सर्विसेज के जो बच्चे आते थे, उनके क्वेश्चंस को सुनना, उनको एड्रेस करना बहुत पसंद करते थे कि ये वो टाइम है जहाँ पर आपने माशरे के लिए इफ़ेक्टिव बनना है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है ये आपकी इंटरनल एक क्लेंजिंग है जिसको कहते हैं। कि इसकी मिसाल मैं यूँ दिया करता हूँ कि एक मस्जिद में 2 नमाजी हैं तो एक की जूती उठाई गई है। अक्सर जुम्मे की नमाज में ऐसा कि एक की जूती उठाई है। अब मज़े की बात यह है कि दोनों ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक ने उठा ली, एक की उठाई गई। तो ये जब दोनों एक काम कर रहे हैं, एक की तरबियत ऐसी है और एक की तरबियत ऐसी है, ये जो अंदर की कहानी है ना, ये ठीक करने के लिए, इनके ख्याल को दुरुस्त करने के लिए, उसके एथिक्स को ठीक करने के लिए ये लोग आते हैं कि आप सारा इल्म तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक आपके बुनियादी नुक्ते ठीक नहीं होंगे तब तक आपका एक्सटर्नल माशरा भी ठीक नहीं होगा। ये एक ऐसा नुक्ता है कि जो एक नुक्ता ठीक हो गया उसके गिर्द का सर्कल वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होगा। हमें बहुत ज़रूरत है कि नौजवान नस्ल के अंदर जैसे जैसे हम नई तालीम, एजुकेशन, नए सिस्टम्स लेके आ रहे हैं, हमें उनके बुनियादी नुक्तों के ऊपर भी काम करना। बाहर की बहुत बड़ी फर्म्स हैं,
जैसे स्टीफन कूवे है, ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके एथिक्स के ऊपर लेक्चर देते हैं एंड दे मेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जबकि यही सारा कुछ यहाँ के सूफिया एक मुद्दत से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, अपनी किताबों में लिखा अपनी किताबों में दाता साहब ने काम किया, हज़रत बाबा फरीद ने ये काम किया, वह साहब ने काम किया, इशफाक साहब ने ये काम किया कि लोगों की जो ख्याल की तरबियत है उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हम उनको माशरे में उस वक्त तक इफ़ेक्टिव और एक अच्छा और इस्लामिक और पाकिस्तानी माशरा नहीं बना सकते जब तक उनका ख्याल दुरुस्त नहीं हो। बिल्कुल, और जब हम वासिफ अली वासिफ की बात करते हैं, अब उनका मैसेज वो तो दे गए, उन्होंने लिख भी दिया, बतौर बेटा होने की जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं उनके कलाम को आगे पहुंचाने के लिए, वो क्या विजन है आपका, वो क्या करना चाहते हैं आप इस लिहाज से? हमारी तो कोशिश ये है कि ये जो भी इल्म व्हाट्सएप के ज़रिए आया है इसको नौजवान नस्ल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम जितनी हद तक कर सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, बुक्स की शक्ल में। व्हाट्सएप पे जब विसाल हुआ है उस वक्त उनकी 4 किताबें थी, अब माशाल्लाह उनकी कोई 56 बुक्स हैं जी, जिन पे हम अभी मज़ीद काम कर रहे हैं। वो जो बुक्स के अंदर लिखा गया वो उन्होंने कभी इशात के लिए नहीं दिया, वो आपके पास मौजूद था या जी हाँ, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। जैसे बहुत सारी हमारी महफिल जो थी वो ऑडियो कैसेट की शक्ल में है, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और वो फिर उससे मज़ीद आगे बुक्स बन रही है। कई आपके लेटर्स हैं जो अभी अनपब्लिश्ड हैं, जो आगे आने हैं। तो हमारी कोशिश उसके साथ साथ ये भी है कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की, चूँकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों के साथ, मैं लेक्चर्स देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर ये है, क्यूरियोसिटी है इसको जानने की, इसको समझने की, और ये उनके लिए बेनिफिशियल भी है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे उनकी कोई स्टडीज़ या चीज़ें डिस्टर्ब, बल्कि इन्हांस कर रही है उनकी पर्सनैलिटी, ग्रूम कर रही है उनकी पर्सनैलिटी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ज़रूरत है इस बात की कि ये यूनिवर्सिटीज़ में चाहे इसको हेल्पिंग बुक्स के तौर पे इसको शाया किया जाए, ऐड किया जाए, कोई कोर्स छोटा सा बनाया जाए, कोई पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, कोई आपके मुल्क के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ बननी चाहिए कि जिसमें ये जो इतने मुफक्कर लोग जो आए हैं, जिन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं, जिन्होंने लोगों को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके आए हैं, ये एजुकेशन बच्चों तक किसी भी तरीके से, चाहे गवर्नमेंट की सतह पर हो, प्राइवेट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे इसको पढ़ें। अब यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है काशिफ साहब कि टूरिज़्म सिर्फ पहाड़ी इलाकों का नहीं है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म है, हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज़्म मौजूद है। टूरिज़्म की मुख्तलिफ काइंड है ना, सकाफ़ती है, कल्चरल है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर टूरिज़्म है, इसको अलग अलग अवेल करना है। अब अगर ज़रा रिलीजियस और सूफ़ी टूरिज़्म की हम बात कर लें, यहाँ हमारे पास दाता साहब मौजूद हैं, वासिफ साहब मौजूद हैं, बेशुमार असासे हैं, उनके मज़ार यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अभी भी जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं इनका फैज़ चलता रहता है। सर, क्या होना चाहिए इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए मज़ीद? हम लोग जी ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, हमें सिर्फ इसकी एक रिकग्निशन चाहिए। अगर पाकिस्तान के, वैसे मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ और चूँकि मेरा काम ऐसा है बोलने का, तो मुझे आना जाना पड़ता है, मैं देखता हूँ जी। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं हर हवाले से, स्पिरिचुअली भी और जियोग्राफिकली भी। और सिर्फ जो मैं देखता हूँ एक चीज़ की जो हमें लैकिंग यहाँ नज़र आती है, वो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि अगर ये यहाँ पर उस तरह से प्रोवाइड होना शुरू हो जाए जैसे बाकी मुल्कों में होती है, अपने असासों को प्रिजर्व करना। हम लोगों के पास जैसे शालामार बाग है, तो उतना ही पुराना हमारे पास जो है वो दाता साहब भी हैं, 1000 तकरीबन साल उनके हो गए हुए हैं। वैसा फरमाया करते थे कि पाकिस्तान की बुनियाद तो उस दिन पड़ गई थी जिस दिन हज़रत बाबा फरीद गंज शकर ने अजोधन का नाम पाकपतन कर दिया था। तो पाकपतन का भी वही मफहूम है जो पाकिस्तान का मफहूम है, और पाकिस्तान का जो मफहूम है वही मदीनतुल मुनव्वरा का भी। तो हमारी एक कनेक्टिविटी जो है बहुत पुरानी चलती आ रही है। हम लोग जहाँ जहाँ पे गुजरे हैं वहाँ पे चीज़ें हमने अपने एक शाहकार ही बनाए हैं, चाहे वो इस्लाम की सतह पर है, चाहे वो आर्किटेक्चर की सतह पर है। तो वो देखें, आज भी मौलाना रूम बयान होते हैं, कितने साल पुरानी बात है, शेख सादी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये लोग तो कहीं पे नहीं गए। अब इनको पुराने, जिस तरह से पुरानी किताबों को हम महफूज करते हैं, डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं, इस तरह से जो पुरानी कहावतें हैं, हकायतें हैं,
ये भी प्रिजर्व करके इनकी ऑडियो बुक्स बना के, इनकी कोई PDF बना के, कुछ भी हम अपने बच्चों तक वो ट्रांसफ़र करें, वो इग्नोर हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए इस तरह का। व्हाई नॉट, क्यों नहीं जहाँ पे होना हम इन चाहिए? शख्सियात की इस्तेमाल शुदा अशिया, उनकी पुरानी किताबें, जिस तरह एक खजाना आपके पास मौजूद है, ऑडियो टैप्स, ऑडियो कैसेट्स हम की सूरत करते हैं जी, में। बिल्कुल महफूज करते हैं उन चीज़ों को। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास व्हाट्सएप की कैसेट्स मौजूद हैं जिनको मैं ऑडियो को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हम उन ऑडियोज़ को ट्रीट करके हम उसकी ऑडियो बुक्स भी बना रहे हैं, हम उसको यूट्यूब पे भी चला रहे हैं। ये चलते जाना है। आपका काम है कि इसके बीच में अपना कोई किरदार एक अदा करके जाएं, कुछ थोड़ा सा अपने एक चिराग भी जला जाएं। यहाँ पे वो सब कहते थे कि 4 चिराग तेरे बलन हमेशा, तो वो 5वां चिराग है ना, वो कोई अपने अंदर भी जलाओ, थोड़ी सी तुमसे भी कोई रोशनी निकलेगी। आपसे भी कोई रोशनी नहीं, वो चलाने वाले तो चला के गए, लेकिन आपने ही उसको प्रिजर्व रखना है। काशिफ साहब, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे यंगर डॉट के लिए? कोई बात खूबसूरत हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? बस हमने एक फ़िक्रा कहा हुआ है, आपने कहा है कि मैं तुम्हें एक नुस्खा कीमिया बताता हूँ कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम की और ख़िदमत इंसान की। ये एक मुकम्मल नुस्खा है कि आप बेज़रर हो जाएं लोगों के लिए, फिर लोगों के लिए मनफ़ियत बख्श हो जाएं। फिर आप फरमाते थे कि माफ़ करोगे तो माफ़ कर दिए जाओगे। तो हम लोग लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, तो हम ग्रज रख लेते हैं जिसको अपनी माफ़ी का है कि अभी मेरी भी कोई माफ़ी होनी है, वो लोगों को माफ़ कर देता है। और हमने दिल में ये हम इसको रूहानी बीमारियां कहते हैं। हसद करना, लालच करना, कीना रखना, बुग़्ज़ रखना, ये दुआ है कि ये हम इन बीमारियों से, जैसे हम दवाइयाँ खा खा के तो अपनी जिस्मानी बीमारियां दूर करते हैं, तो हम अगर अपनी ज़िंदगी में ये औलिया अल्लाह की तालीम को, ये सूफिया की तालीम को लेके आएंगे, तो हमारी रूहानी बीमारियां भी उतनी कम हो जाएंगी। और ये जैसे जैसे बीमारियां हमारी कम होंगी, हमारा माशरा, हमारा पाकिस्तान उतना ही बेहतर और ख़ूबसूरत होता जाएगा। हमें इस रिकग्निशन की ज़रूरत है, हमें इस सॉफ्ट इमेज की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाएं कि जहाँ पे, और ये वक्त आना है, ये हमारा यकीन है। वैसे का एक फ़िक्र है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो अभी वैसे से किसी ने पूछा कि जी बताएं पाकिस्तान बहुत ज़वाल से गुजर रहा है, तो आपने कहा कि ज़वाल तो उरूज के बाद आता है। हम तो अभी अरूज पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम सफ़र में हैं, तुम कह रहे हो कि ज़वाल आ गया है। बिल्कुल जी, शुक्रिया अदा करेंगे अपने मौजूद मेहमानों का। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। बेशक आप एक अच्छे मिशन के लिए काम कर रहे हैं और पैगाम रसानी का काम और अच्छी बातों को आगे तक पहुंचाना हर किसी का बस की बात नहीं है, बट आप ये करें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत